नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बिहार एसटीईटी 2020 के सोशल साइंस के पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र के क्रमिक विकास के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। इसलिए इस टॉपिक के वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे इस वीडियो को पर जितने भी अपलोड होने वाले सभी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तो मिलता रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्लास 9th लोकतांत्रिक राजनीति, कक्षा 9 की फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस की। तो ये देखते हैं लोकतंत्र का क्रमिक विकास। इसमें हम वैश्विक स्तर पर हुए लोकतंत्र के क्रमिक विकास का अध्ययन करेंगे, कैसे कैसे लोकतंत्र का विकास हुआ विश्व स्तर पर। तो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चिली देश किस महाद्वीप में पड़ता है। चिली देश किस महाद्वीप पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका। सेकंड है, चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आयेंदे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1970 के राष्ट्रपति के चुनाव में चिली राष्ट्रपति आयेंदे किस गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था? तो इसका आंसर है पॉपुलर यूनिटी। नेक्स्ट है, 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आयेंदे की हत्या कर दी थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में जो विद्रोही सैनिक थे चिली देश के, वो उन्होंने राष्ट्रपति आयेंदे की हत्या कर दी थी। और इसी हत्या के पश्चात चिली में सैन्य शासन का प्रारंभ माना जाता है। तो आता है नेक्स्ट पॉइंट कि चिली में 11 सितंबर 1973 को सैनिक तख्ता पलट के पश्चात वहाँ का राष्ट्रपति कौन बना? तो वो बनाए विद्रोही नेता जनरल अगस्तो पिनोशे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगस्ते पिनोशे ने की सैन्य सरकार ने चिली में कितने वर्षों तक शासन किया? तो वो लगभग 17 वर्षों तक शासन किया उन्होंने। और कब तक किया? 1988 तक किया। और इसी समय 1988 में सैनिक शासन का अंत हो जाता है और चिली में लोकतंत्र की पुनः स्थापना होती है। अभी तक चिली में कितने बार चुनाव हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं 4 बार। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2006 में चिली का राष्ट्रपति कौन बना? लास्ट टाइम में जब लोकतंत्र की पुनर्स्थापना चिली में हुई थी वर्ष 2006 में, तो वहाँ का राष्ट्रपति बने थे मिशेल वेसेले। नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्बर्टो वेसेल कौन थे? तो अल्बर्टो वेसेल जो थे वो चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख, जिनकी हत्या 1973 में सैनिक विद्रोह के दौरान कर दिया गया था। ये चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख थे और इनकी हत्या 1973 के 11 सितंबर 1973 के जो जनरल अगस्तो के नेतृत्व में सैनिकों द्वारा किया गया था सैनिक विद्रोह, उसी में इनकी हत्या कर दी गई थी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है कि पोलैंड की जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी। अब चिली हम लोगों ने देखा, अब इसमें पोलैंड देखते हैं। पोलैंड की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? वहाँ पर एक साम्यवादी व्यवस्था थी। साम्यवादी, अब बात आती है कि साम्यवादी व्यवस्था क्या होता है, किसे हम साम्यवादी व्यवस्था कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है, उसे ही हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं या साम्यवादी शासन व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेनिन जहाज कारखाना किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ग्डास्क। ग्डास्क में लेनिन जहाज कारखाना स्थित है, जो कि पोलैंड में पड़ता है। ग्डास्क शहर जो है वो पोलैंड का एक प्रमुख शहर है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्डास्क शहर के लेनिन जहाज कारखाना में 14 अगस्त 1972 को मजदूरों की हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होता है 14 अगस्त 1980 का, कि एक क्रेन चालक महिला को अकारण नौकरी से निकाला जाना। देखिए, एक क्रेन चालक जो महिला थी, लेनिन जहाज कारखाना में वो काम करती थी और काफ़ी गरीब थी।
तो 14 अगस्त 1980 को कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद बिना किसी कारण को इस महिला को उसके कार्य से निकाल दिया जाता है और इसके बाद वहाँ पे मजदूर हड़ताल का अनाउंसमेंट कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ग्रात्स्क शहर के लेनिन जहाज जो कारखाना है उसमें 14 अगस्त 1980 को मजदूरों द्वारा जो हड़ताल किया गया था उसका मुख्य कारण क्या था। तो उसका मुख्य कारण यही था कि एक क्रेन चालक महिला को बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अब, ग्रात्स्क शहर में स्थित लेनिन जहाज कारखाना में प्रसिद्ध हड़ताल कब हुई थी। देखिए एक ही चीज़ है, उसी से कई क्वेश्चन कई तरीके से बन रहे हैं। इसका राइट आंसर होता है 14 अगस्त 1980। नेक्स्ट पॉइंट अब आता है, लेनिन जहाज कारखाना के मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो मजदूर हड़ताल का आंदोलन किए थे उसका नेतृत्व किसने किया था। तो उसका है कि नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन था जिसका नाम था लेक वालेसा और यहीं जा कर के बाद में पोलैंड का राष्ट्रपति भी बनता है। आगे देखिए कैसे। हड़ताली मजदूरों की प्रमुख मांगें क्या थी। हड़ताली मजदूरों की जो प्रमुख मांगें थी लेनिन जहाज कारखाना के कि देश में स्वतंत्र मजदूर संघ की मान्यता मिले, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए और प्रेस पर जो लगी सेंसरशिप है उसे हटा दिया जाए। सेंसरशिप क्या होता है कि उस पर सरकार का नियंत्रण हो जाता है मीडिया पे पर और मीडिया बिना सरकार की अनुमति के किसी चीज़ का प्रकाशन नहीं कर सकती है, न ही किसी चीज़ को दिखा सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि हड़ताली मजदूरों एवं सरकार के बीच हुई संधि को किस नाम से जाना जाता है। तो हड़ताली मजदूरों एवं सरकार के बीच जो संधि हुई थी उसका नाम था ग्रात्स्क संधि, जिसमें 21 सूत्रीय समझौता लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे आता है कि ग्रात्स्क संधि के उपरांत पोलैंड में कौन सा नया मजदूर संगठन का जन्म हुआ। जो ग्रात्स्क संधि हुई उसके उपरांत पोलैंड में किस मजदूर संगठन का जन्म। जैसे कि हमने देखा कि उनकी जो प्रमुख मांगे थी उसमें पहला मांग यही था कि एक स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता दिया जाए। तो इनकी जो जन्म हुआ पोलैंड में एक मजदूर संगठन का, उसका नाम था सोलिडरनोस्क या जिसे सोलिडेरिटी भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस साम्यवादी शासन वाले देश में पहली बार किसी स्वतंत्र मजदूर संगठन का जन्म हुआ। तो उसका राइट आंसर होता है सोलिडेरिटी पोलैंड। उस संगठन का नाम था सोलिडेरिटी और उस देश का नाम था पोलैंड। पोलैंड में मजदूर आंदोलन 1980 और 1988 के समय किसका शासन था। तो वहाँ पे था जारुजेलस्की जो कि पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के नेता थे, इन्हीं का शासन था। पोलैंड में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ। इसका राइट आंसर आता है 1990। नेक्स्ट पॉइंट अब बनता है कि सन 1990 में पोलैंड में हुए पहले चुनाव में किसकी सरकार बनी। इसका राइट आंसर होता है लेक वालेसा। जैसा कि हमने आपको बताया पिछले पेज पे कि लेक वालेसा मजदूर संगठन की जो लेनिन जहाज कारखाना में मजदूर संगठनों का हड़ताल हुआ था उसके नेतृत्व किसने किया था। एक इलेक्ट्रीशियन जो नौकरी से निकाला गया था जिसका नाम था लेक वालेसा और यही बाद में जाकर के पोलैंड का राष्ट्रपति बनता है। तो वही है कि 1990 में पोलैंड में हुए पहले चुनाव में किसकी सरकार बनी, लेक वालेसा की। ये कौन थे, मजदूरों के नेतृत्व करता थे। 99 सीटों पर सफलता पाई इन्होंने और देश के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति चुने गए और इनकी पार्टी का नाम था सोलिडेरिटी पार्टी। सोलिडेरिटी पार्टी जो कि मजदूर संगठन था, प्रारंभ में सोलिडेरिटी मजदूर संगठन के नाम से था और बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा उसी अपने संगठन के बलबूते और राष्ट्रपति चुनाव में सफलता पाई और पोलैंड के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने। चिली में तख्ता पलट कब हुआ। इसका राइट आंसर होता है 11 सितंबर 1973। चिली में पुनः लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ, 1988। देखिए पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, एक तरह से रिवीजन क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। चिली में सैनिक शासन का कितने वर्षों तक रहा, लगभग 17 वर्षों तक। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में है कि भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं।
अभी हम विश्व के थोड़ी से देख लिए हैं, अब भारत के बारे में देखते हैं कि भारत में भी जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी है, काफ़ी प्राचीन है। वो कब की है? 6ठी शताब्दी के बुद्ध काल से चली आ रही हैं। उस समय भी कुछ ऐसे राज्य थे और वहाँ के गणराज्य थे, जैसे कपिलवस्तु के साके गणराज्य, अलकंप बुली, केरुपुत्र कालाम रामग्राम, कुशीनारा मल्ल गणराज्य, पिपलिवन मौर्य गणराज्य, वैशाली लिच्छवी गणराज्य, मिथिला विदेह गणराज्य, जिसका वर्णन अभी हम वैशाली और मिथिला का आज भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे प्राचीन वर्तमान में जो गणराज्य है वो वैशाली और मिथिला है। और नेक्स्ट आता है पॉइंट, गणराज्यों में शासन के प्रथम प्रधान अर्थात निर्वाचित पदाधिकारी कौन होता है या उन्हें क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर होता है राजा। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार कब से हुआ? जो आधुनिक विश्व चल रहा है, इस समय की जो परिवेश है, इसमें लोकतंत्र की स्थापना एवं उसका विस्तार कब से प्रारंभ माना जाता है? तो माना जाता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुई? वहीं 1789 ईस्वी में। और उसी फ्रांसीसी क्रांति से आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि फ्रांस की इसी क्रांति से लोकतंत्र के 3 तत्वों की स्थापना हुई, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। ये जो 3 आधार स्तंभ है लोकतंत्र के, इनकी स्थापना इसी फ्रांसीसी क्रांति 1789 के परिणाम स्वरूप हुई। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांस की इस क्रांति के परिणाम स्वरूप आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर होता है 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस से किसका गुलाम राष्ट्र था? ब्रिटेन का। देखिए, अमेरिका भी एक समय गुलाम राष्ट्र था, और किसका था? इंग्लैंड या ब्रिटेन का, जिसे हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? तो अमेरिका सन 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान कब लागू हुआ? तो हुआ 1789। और इसी 1789 को हम कोरिलेट कर सकते हैं कि इसी वर्ष फ्रांस की क्रांति भी हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति, आधुनिक लोकतांत्रिक स्थापना और अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान का लागू होना, सब कुछ 1789 ईस्वी में हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम कब व किस देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जनता को प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होता है 1893 न्यूजीलैंड में प्रथम बार विश्व में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार जनता को प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यह होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कि जिस भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर अर्थात वयस्क है, वो सब मताधिकार का अधिकार रखते हैं, मत देने का अधिकार रखते हैं। उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, न आर्थिक रूप से न सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। आइए इसको हम और डिटेल से समझ लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सभी वयस्क, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, और चाहे वह श्वेत हो अथवा अश्वेत हो, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी को मत का समान अधिकार मिलना ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना किसका उपनिवेश था? अफ्रीका महादेश के जो पश्चिमी हिस्से हैं वो किसके उपनिवेश राष्ट्र था? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन का। वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। घाना का पुराना नाम क्या था? तो घाना का पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। घाना आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो था एक सुनार का पुत्र था और शिक्षक था वो। उसका नाम था लामे एनक्रुमा। घाना आज़ाद कब हुआ? तो घाना सन 1957 ईस्वी में आज़ाद हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घाना के प्रथम प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति कौन बना? तो वहीं जो आंदोलन का नेतृत्व किया, एक सुनार का पुत्र और शिक्षक लामे एनक्रुमा। नेक्स्ट देखते हैं। लिच्छवी
गणराज्य की केंद्रीय समिति में कितने प्रतिनिधि राजा थे? लिच्छवी जो गणराज्य था उसके केंद्रीय समिति में कितने राजा प्रतिनिधि थे? 1707 राजा उसके केंद्रीय समिति में प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष घाना के एनक्रुमा सरकार का तख्ता पलटकर सैनिक शासन लागू किया गया? तो आता है 1966। देखिए 1957 में घाना आज़ाद होता है और वहाँ के क्रांतिकीय नेता लामे एनक्रुमा राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन 1966 में पुनः सैनिक तख्तापलट कर दिया जाता है और इन्हें गद्दी से हटा करके पुनः सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र की बहाली किस वर्ष आरंभ हुई? तो इसका राइट आंसर होता है 1980 के बाद। अब सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991। देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त संघ जो रूस था वो काफ़ी बड़े थे और उसमें लगभग 15 गणराज्य सम्मिलित थे, लेकिन 1991 में आर्थिक मंदी के दौर में सभी राज्य अपने आप को अलग होने की बात करने लगे, सभी देश, जिसके बाद से पश्चात सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद कुल कितने गणराज्य स्वतंत्र हो गए? तो इसका राइट आंसर होता है 15 गणराज्य। नेक्स्ट है, नेपाल का पहला संविधान कब बना? तो बना 1948 में। 1948 में लागू संविधान के अनुसार नेपाल का वास्तविक शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होता है राजा। नेपाल में सर्वप्रथम चुनाव कब हुआ? तो देखिए 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुए, लेकिन 1962 में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और पुनः अपने शासक बन बैठे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर होता है 1990 के जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। देखिए नेपाल का लोकतंत्र का इतिहास बहुत पुराना है। 1948 से लेकर के 2005 तक की स्थितियां नेपाल के लिए काफ़ी भयावह रही हैं और इन काफ़ी उठापटक के पश्चात पूर्ण रूप से नेपाल जाकर के 2005 के बाद स्वतंत्र हो पाया है और आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पर हुई है, जो अभी तक चली आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1991 में हुए नेपाल के चुनाव में किसको बहुमत मिला? तो उसका राइट आंसर था नेपाली कांग्रेस को। नेपाली कांग्रेस जो दल थी उसको बहुमत मिला और प्रधानमंत्री बने गिरिजा प्रसाद कोइराला और पुनः लोकतंत्र की स्थापना एक बार नेपाल में हुई। राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की राजमहल में कब हत्या कर दी गई? इसका राइट आंसर होता है 2001 में। और इसके पश्चात जब राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी जाती है तो वहाँ के राजा बनते हैं राजा ज्ञानेंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को कब भंग कर दिया? तो इसका राइट आंसर होता है फरवरी 2005। और इस तरह क्या होती है कि नेपाल में पुनः लोकतंत्र की समाप्ति हो जाती है। और पुनः संविधान सभा का चुनाव नेपाल में कब कराया गया? इसका राइट आंसर होता है मई 2008 में। नेपाल के प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए पूर्ण रूप से गणतंत्र नेपाल 2008 में होता है और राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर रामवरण यादव और प्रधानमंत्री बनते हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। और यहीं से इसकी वास्तविक गणतंत्रता की शुरुआत होती है। प्रथम बार गणतंत्र हुआ 1948 में, लेकिन उसके पश्चात कई बार उठापटक होता है। 1959 में पुनः राजा क्या करते हैं वीरेंद्र, उसको समाप्त कर देते हैं और राजा का शासन चलने लगता है। 1990 में पुनः एक जन आंदोलन की शुरुआत होती है और उस जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना कर दी जाती है और वहाँ चुनाव कराए जाते हैं। 91 में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिलती है, प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला बनते हैं और इस तरह माना जाता है कि पुनः लोकतंत्र की बहाली होती है। लेकिन इसके पास होता क्या है कि 2001 में यहाँ के राजा नेपाल के वीरेंद्र और उनके पूरे परिवार की हत्या राजमहल में ही कर दी जाती है। तत्पश्चात
राजा ज्ञानेंद्र वहाँ के राजा बनते हैं। और वो क्या करते हैं कि फरवरी 2005 में संसद को भंग कर देते हैं। इस तरह लोकतंत्र की समाप्ति कर देते हैं और पुनः सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके पश्चात जनता सड़क पर उतर जाती है, खूब आंदोलन होते हैं। तत्पश्चात मजबूर होकर के राजा को अपनी गद्दी छोड़नी होती है और संविधान सभा का गठन करना होता है। इस तरह मई 2008 में संविधान सभा का गठन किया गया। तत्पश्चात संविधान बन के अंतर्गत वहाँ चुनाव कराए गए और प्रथम गणतंत्र 2008 में चुनाव हुआ और राष्ट्रपति बनाए गए डॉक्टर रामवरण यादव और प्रधानमंत्री बने प्रथम पुष्पकमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर किसने सैनिक शासन की स्थापना की थी? तो उसका राइट आंसर होता है जनरल परवेज मुशर्रफ। हमारा पड़ोसी देश भी सैनिक तख्ता पलट से अछूता नहीं रहा है। पाकिस्तान में भी सैनिक तख्ता पलट 2 बार की घटनाएं हो चुकी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 2008 के चुनाव के बाद पाकिस्तान में किस पार्टी की सरकार बनी? देखिए जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 में सैनिक तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बनते हैं और 2008 तक पद पे बने रहते हैं। 2008 में पुनः लोकतंत्र की बहाली होती है, चुनाव कराए जाते हैं और सरकार बनती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और इस तरह 2008 में प्रधानमंत्री बनते हैं यूसुफ रजा गिलानी और राष्ट्रपति बनते हैं आसिफ अली